Akbarnama and Pashanama, they are the Mughal chronicles. Yes, they are the chronicles. ठीक है. Among the most illustrated Mughal chronicles are Akbarnama and Babarnama, the chronicle of a king. यानी कि किंग की, राजा के, बादशाह का, इसको क्या बोला गया है? क्रॉनिकल बोला गया, इतिवृत्त बोला गया है. ठीक है. बस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे. इसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट थी उसमें लगभग एवरेज ऑफ 150 फुल ऑफ डबल पेज पेंटिंग्स ऑफ, इसमें लगभग 150 पेज पाए गए हैं. और इसमें जो पेंटिंग्स ऑफ बैटल्स, सीजेस मतलब घेराबंदी होना, हंटिंग की, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, कोर्ट सीन की पिक्चर्स इसमें पाई गई हैं. ठीक है. ऑथर ऑफ अकबरनामा, अकबरनामा के जो लेखक हैं वो कौन है? अबुल फजल. अकबरनामा के जो लेखक हैं वो कौन है? अबुल फजल. अकबर ग्रू अप इन द मुगल कैपिटल ऑफ आगरा, जो कि आगरा में उनकी राजधानी में पले बड़े हैं. ही वॉज वाइडली रीड इन अरबिक, पर्शियन, ग्रीक फिलोसफी एंड सूफिज्म. तो जो अकबर के एक नवरत्न में से एक है, जिनका नाम अबुल फजल था, जो कि आगरा में पले बड़े हैं और जो था अरबी भाषा, पर्शियन लैंग्वेज, ग्रीक फिलोसफी और सूफिज्म के बारे में जानते थे. Moreover, he was forcibly debater and independent thinker who constantly opposed the views of conservatism ulema. तो उलेमा आप लोग जानते हैं कौन होते हैं? उलेमा वो लोग होते हैं जो कि बादशाह को या राजा को गाइड करते हैं. तो जो अबुल फजल थे, उन्होंने उसका क्या किया है? विरोध किया. उनका क्या किया है? विरोध किया है. किन लोगों का? उलेमा लोगों का. उलेमास कौन होते थे? दोज हु बिलीव इन शरियास, जो शरिया पढ़ते थे और बादशाह को भी क्या करते थे? गाइड करते थे. उसका विरोध किसने किया है? अबुल फजल ने किया. ठीक है. एक बार हम फिर से रिपीट करते बच्चों. अकबरनामा और बादशाहनामा दो क्रॉनिकल्स हैं मुगल दरबार के, जो कि क्रॉनिकल्स ऑफ द किंग्स हैं, और जिसमें कि लगभग 150 पेजेस उसमें बताए गए हैं, जिसमें कि पेंटिंग्स के और बैटल्स हैं, यानी कि लड़ाई के चित्र हैं, जो घेराबंदी सीजेस किए हैं उसके हैं, हंटिंग के, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के और कोर्ट के दरबार के सीन उसमें मिलते हैं. ठीक है. अकबरनामा जो थी वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई बुक थी, जो कि जो अबुल फजल थे वो मुगल कैपिटल आगरा में रहा करते थे, और वो ज़्यादातर अरबी भाषा, फारसी भाषा यानी कि पर्शियन लैंग्वेज, ग्रीक फिलोसफी यानी कि यूनानी दर्शन और सूफीवाद को जानते थे. और उन्होंने बहुत एक इंडिपेंडेंट डिबेटर थे, इंडिपेंडेंट थिंकर थे, और इसलिए उन्होंने जो भी उलेमास थे उनकी बातों का अपोज किया. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे चलते हैं. उनकी ये जो क्वालिटीज़ थी, इन क्वालिटीज़ से अकबर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे. who founded Abul Fazl ideally suit as an advisor and spokesperson of his policy. तो उनकी इस क्वालिटी से प्रभावित होकर अकबर ने उनको अपना एडवाइजर नियुक्त कर लिया था. ठीक है. सलाहकार के रूप में, और स्पोक्स पर्सन ऑफ हिज पॉलिसी, यानी कि जो उनकी नीतियां थी उसके बारे में वो बोलेंगे. कौन? अकबर. तो सॉरी, अबुल फजल. तो अकबर ने उनकी क्वालिटी से प्रभावित होकर उनको क्या चूज कर लिया था? एडवाइजर as well as the spokesperson of his policy. One major objective of the emperor was to free the state from the control of religious orthodoxy. और जो राजा थे यानी कि अकबर थे, उनका मेन टारगेट क्या था? कि जो स्टेट है वो रिलीजन ऑर्थोडॉक्सी से फ्री होना चाहिए. ऑर्थोडॉक्सी मतलब कट्टरवादिता से. तो धार्मिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए स्टेट में. किसके अनुसार? अकबर के अनुसार. ठीक है. देयर शुड बी, द स्टेट शुड बी फ्री फ्रॉम द रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी. ऑर्थोडॉक्सी का मतलब क्या होता है? कट्टरवादिता, कट्टरवाद होना. ठीक है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Okay, let's begin with the Akbarnama. In 1589, Akbar Fazl worked on Akbarnama for 13 years, repeatedly revised default. तो लगभग 13 वर्षों तक जो अबुल फजल थे उन्होंने अकबरनामा पर काम किया था, और उसको रिवाइज भी किया था, उसको रिपीटली उसको ड्राफ्ट भी करते थे. ठीक है. ये जो क्रॉनिकल था, कौन सा? अकबरनामा. अकबरनामा क्या था बच्चों? इट वाज अ क्रॉनिकल रिटन बाय अबुल फजल. और हाँ, अबुल फजल ने कितने टाइम इस पे काम किया है? 13 ईयर्स तक इस पे क्या किया है? काम किया है. ठीक है. ये जो क्रॉनिकल था इज बेस्ड ऑन रेंज ऑफ सोर्सेज, एक्चुअल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स
वकाय वकाय एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था, एन ओरल टेस्टिमनी ऑफ नॉलेजेबल पर्सन। ठीक है, तो क्रॉनिकल बेस था स्रोतों पर, उसमें क्या क्या आते थे, एक्चुअल वास्तविक जो रिकॉर्ड था वो क्या था, इवेंट्स, घटनाएं, वाक्य। ठीक है, और ओल्ड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड ओरल टेस्टिमनी ऑफ नॉलेज जो थी इसमें आती थी। अब जो अकबरनामा था वो 3 पार्ट में डिवाइड था, 3 बुक्स में डिवाइड था। फर्स्ट 2 आर क्रॉनिकल्स एंड द थर्ड बुक इज आइन अकबरी। तो पूरा का पूरा अकबरनामा किसके बारे में, अकबर के बारे में। पूरा का पूरा जो अकबरनामा है वो अकबर के बारे में है। और अकबर की ये बुक, अब अकबरनामा 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट 2 बुक्स में क्रॉनिकल्स है। क्रॉनिकल्स जानते हैं क्या होता है, व्हाट आर क्रॉनिकल्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ किंग्स, उनकी हिस्ट्री, मुगल एम्पायर के बारे में। और थर्ड बुक आईने अकबरी है, उसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, आईने अकबरी, इट इज जस्ट अबाउट द अकबर। ठीक है, अब जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसमें क्या है, हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड फ्रॉम एडम टू द सेलेस्टियल साइकिल ऑफ अकबर्स लाइफ। तो आदम का आदि मानव जीवन से अकबर की लाइफ तक का पूरा वर्णन, 30 साल का जो पूरा वर्णन है इस फर्स्ट वॉल्यूम में मिलता है। ठीक है, सेकेंड वॉल्यूम जो है वो अकबर के शासनकाल की 46 साल का जब अकबर था तब के बारे में उसका वर्णन मिलता है। इज इट क्लियर? 1601 में जब अकबर का शासनकाल था 1601 का, तब अकबर का उल्लेख किसमें मिलता है, सेकेंड वॉल्यूम में। किसकी सेकेंड वॉल्यूम में, अकबरनामा की सेकेंड वॉल्यूम। आपसे पूछ सकते हैं फर्स्ट वॉल्यूम में क्या चीज़ है, सेकेंड वॉल्यूम में क्या चीज़ है। ठीक है, अब the very next year Abul Fazl fell victim to a conspiracy hedged by Prince Salim। अब क्या हुआ कि जो अबुल फजल थे उनको वो शिकार बन गए एक षड्यंत्र का जो कि प्रिंस सलीम के द्वारा रचा गया था, एंड वाज मर्डर्ड बाय हिज कंप्लायंस वीर सिंह बुंदेला। तो हु मर्डर्ड अबुल फजल, वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला ही मर्डर्ड अबुल फजल। और अबुल फजल को एक कॉन्स्पिरेसी में प्रिंस सलीम, सलीम कौन थे, अकबर के बेटे, हाँ जहांगीर, अकबर के बेटे के द्वारा वो मार दिए गए थे। ठीक है, Akbarnama was written to provide detailed description of Akbar's reign in traditional diachronic sense of recording the political significance even across the time। तो जो अकबरनामा है वो अकबर के शासनकाल का विस्तार पूर्वक वर्णन करता है जिसमें पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के बारे में भी कहा गया है, एंड मोर एवर पिक्चर ऑफ द अकबर्स एम्पायर, जिसमें ज्योग्राफी, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल विदाउट रेफरेंस टू क्रोनोलॉजिकल, बिना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के उसमें ज्योग्राफी, उसमें सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल रेफरेंस मिलता है। इज इट क्लियर? ये क्लियर हो गया बच्चों? Yes, ma'am. ओके, कोई भी डाउट हो तो पूछ लिया करो अपना। ठीक है ना, अब चलते हैं हम लास्ट पार्ट में, दैट इज आईने अकबरी। ठीक है, आईने अकबरी मुगल एम्पायर इज प्रेजेंटेड एज हैविंग डाइवर्स पॉपुलेशन। तो आईने अकबरी में मुगल बादशाह, मुगल एम्पायर के बारे में जो बताया गया है उसमें ये बताया गया है कि वहाँ पे डाइवर्स पॉपुलेशन थी, हिंदूज, जैन, बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स एंड कंपोजिट कल्चर। तो विच पार्ट ऑफ अकबरनामा कंसिस्ट ऑफ आईने अकबरी विच टेल अबाउट द डिफरेंट पीपल रिजाइडिंग इन इंडिया ऑफ डिफरेंट रिलीजन, है ना, विभिन्न विभिन्न धर्म के लोग यहाँ पर रहा करते थे, डिफरेंट रीजन के लोग यहाँ पर, रिलीजन के लोग यहाँ पर रहते थे। इज इट क्लियर? अबुल फजल रोट इन ए लैंग्वेज दैट वाज ऑर्नेट एंड विच, कौन सी लैंग्वेज होगी, पर्शियन, क्योंकि अकबर के दरबार की लैंग्वेज कौन सी थी, पर्शियन, कल हमने पढ़ा था। ठीक है, देन as a text often read aloud. This Indo-Persian style was patronized at court. तो Indo-Persian style क्यों बोला गया, क्योंकि भारत में थी तो इसलिए Indo-Persian style बोला गया है। तो अबुल फजल की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, Indo-Persian style, and there was a large number of writers who wanted to write like Abul Fazl. Is it clear to all of you? अकबरनामा पूरा क्लियर हो गया? एक बार हम लोग रिपीट करते हैं अकबरनामा को। सबसे पहले अकबरनामा और बादशाहनामा क्या चीज़ है, क्रॉनिकल्स है, और वो इसमें कितने पेजेस, लगभग 150 पेजेस हैं। वो किसके बारे में है, अकबर की बैटल्स के बारे में, उनके
सीन्स जो किया था, जो हंट किया था, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के बारे में कोर्ट सीन्स उसमें है, ठीक है। अकबर का जो अकबर नामा है वो किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल को कौन कौन सी लैंग्वेज आती थी? अरेबिक, पर्शियन, बस, यस, एंड सूफिज्म भी उनको पता था। देन मोरेवर ही वाज अ फोर्सफुल डिबेटर। उन्होंने किसका अपोज किया था? यस, ऑर्थोडॉक्स उलेमास का उन्होंने विरोध किया था। फिर वो उनकी क्वालिटी से कौन इम्प्रेस हुआ था? अकबर इम्प्रेस हुए थे। उनको क्या उन्होंने अपना मान लिया? एडवाइज़र मान लिया, सलाहकार मान लिया, स्पोक पर्सन मान लिया। फिर उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था अकबर का? यस, टू फ्री द स्टेट फ्रॉम द रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी से, धार्मिक कट्टरता से अपने राज्य को हटा देना, ठीक है। फिर जो था इन हिज रोल एज कोर्ट हिस्टोरियन, अबुल फजल शेप बोथ आर्टिकुलेट एंड आइडियाज ऑफ द अकबर्स रेन। कब लिखी गई, कब शुरू हुई? 1589 में शुरू हुई थी। हाउ मेनी ईयर्स इट टुक? 13 ईयर्स, ठीक है। इसमें क्या रिकॉर्ड किस पे बेस्ड था? records of event, official documents and oral testimonies. ओरल टेस्टिमनीज। ओरल टेस्टिमनीज कौन सी है? जो मौखिक रूप से जिसने कहा वो लिख डाला, ठीक है। इनटू हाउ मेनी पार्ट्स अकबरनामा डिवाइडेड? इनटू 3 पार्ट डिवाइडेड। फर्स्ट 2 पार्ट्स में क्रॉनिकल्स है। थर्ड बुक क्या थी? आईन अकबरी में क्या थी? आईन अकबरी में क्या था? अबाउट डिफरेंट रिलीजन, जो उस समय मुगल दरबार में डिफरेंट रिलीजन थे उसके बारे में था, ठीक है। देन हु किल्ड अबुल फजल? वीर सिंह बुंदेला। ही वाज वन ऑफ द जाट बिंदु एंड किसने कॉन्स्पिरेसी रची थी? प्रिंस सलीम ने। किसके अगेंस्ट? अबुल फजल के अगेंस्ट जो था षड्यंत्र रचा गया था। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर सब बच्चों को? स्टाइल क्या था अबुल फजल का? इंडो पर्शियन। हिंदी में क्या होगा? हिंदी में क्या होगा? हिंद हिंद फारसी, हिंद फारसी हो जाएगा, ठीक है। इंडो पर्शियन स्टाइल। अब हम ले रहे हैं बादशाह नामा। नेक्स्ट हमारा क्या है? बादशाह नामा है। प्यूपल ऑफ अबुल फजल, यानी कि अबुल फजल के एक शिष्य थे जिनका नाम था अब्दुल हमीद लाहौरी, इज ऑथर ऑफ बादशाह नामा। तो बादशाह नामा किसके द्वारा लिखी गई है? अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा। ही वॉज द प्यूपल ऑफ अबुल फजल। ये अबुल फजल के एक शिष्य थे जिन्होंने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? बादशाह नामा। उसके राइटर कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी। यस, अब्दुल हामिद लाहौरी। एम्परर शाहजहां, hearing of his talent, commissioned him to write a history of his reign, model और अकबरनामा। तो जो शाहजहां थे वो इनसे इतने अधिक प्रभावित हुए थे कि उन्होंने, जैसे कि अकबरनामा लिखी गई थी अकबर पर, ऐसे ही उनके बारे में लिखने के लिए अब्दुल हमीद लाहौरी को किसने बोला? शाहजहां ने। शाहजहां ने बोला बेटा, ठीक है। एम्परर शाहजहां, hearing of his talent, he commissioned to write a history of his reign, model on अकबरनामा। जो किस पर आधारित होनी चाहिए? अकबरनामा पर। अकबरनामा पर आधारित होनी चाहिए, ठीक है। इज इट क्लियर? बादशाह नामा इज एन ऑफिशियल हिस्ट्री ऑन 3 वॉल्यूम्स। अगेन ये भी 3 वॉल्यूम्स पर था। हाउ मेनी पार्ट्स इट वाज? इट हैड 3 इयर्स, ठीक है। ऑफ 10 लूनर ईयर्स ईच, जिसमें 10 साल होंगे ईच। लाहौरी रोड फर्स्ट एंड सेकंड ड्राफ्टर्स कंप्राइजिंग 2 डिकेड्स ऑफ एम्परर्स रूल, यानी कि 1627 से 1647 के इसमें केवल राजा के शासन के बारे में बताया गया है। एंड लेटर वाज, जो थर्ड वन है, इट वाज रिवाइज्ड बाय हिज वजीर, शाहजहां के वजीर के द्वारा, जिनका नाम था सदुउल्लाह खान। मैं एक बार फिर से बच्चों रिपीट करती हूँ ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए। सबसे पहले जो बादशाह नामा था उसके जो राइटर थे वो कौन थे? अबुल हमीद लाहौरी थे जिन्होंने बादशाह नामा की रचना की थी। बादशाह नामा में जो था शाहजहां के बारे में होगा ऑब्वियस है। तो बादशाह नामा को 3 वॉल्यूम में डिवाइड किया था। पहले 3 वॉल्यूम में जो था वो शाहजहां के बारे में उन्होंने वर्णन किया है, और लास्ट वाला जो वॉल्यूम था उसको रिवाइज किया किसने? सदाउल्लाह खान, जो कि शाहजहां के वजीर थे, ठीक है।
इनफर्मेसी ऑफ ओल्ड एज प्रिवेंटेड लाहौरी फ्रॉम प्रोसीडिंग द थर्ड। जो वो थर्ड वॉल्यूम क्यों नहीं लिख पाए थे? क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे। कौन कौन बूढ़े हो चुके थे? अब्दुल हामिद लाहौरी बूढ़े हो चुके थे, इसलिए वो थर्ड वाले पार्ट को नहीं लिख पाए थे। ठीक है। एंड वॉज देन क्रॉनिकल्ड बाय हिस्टोरियन वारिस। उसको वारिस नामक हिस्टोरियन ने उसको क्रॉनिकल किया था। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया सब बच्चों को? इज इट क्लियर बेटा? ओके। अब बंगाल में एक एशियाटिक सोसाइटी बनी थी जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, फाउंडेड बाय विलियम जोन्स इन 1784। इस पे क्वेश्चन आ जाता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। कौन से ईयर में की थी? 1784 में। 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। बेटा एक मिनट ध्यान रखेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए ये सब कर रही थी। मतलब जो एशियाटिक सोसाइटी बनाई गई थी वो किसके लिए थी? टू नो द पास्ट ऑफ इंडिया। इंडिया को पास्ट के जानने के लिए वो इस तरह की सोसाइटी बनाया करते थे। तो उन्होंने जो वो सोसाइटी बनाई थी वो कहाँ बनाई थी? बंगाल में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इन विच ईयर इट वाज एस्टैब्लिश्ड? 1784 में। किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? सर विलियम जोन्स ने। ठीक है। अंडरटुक द एडिटिंग, प्रिंटिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ मैनी इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट। तो वो ये एडिटिंग या प्रिंटिंग या ट्रांसलेशन क्यों करते होंगे? ताकि इंडिया के इतिहास को जान सके और इंडिया पे आसानी से क्या कर सकते थे? वो शासन कर सकते थे। इसलिए वो लोग ये काम करते थे। कौन लोग? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी। तो सर विलियम जोन्स भी ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित थे, तो इसलिए उन्होंने अपनी एक एशियाटिक सोसाइटी बना ली जिसका नाम क्या था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है। अब क्या हो गया कि जो बादशाहनामा और जो अकबरनामा था उसका एडिटेड वर्जन पब्लिश किया गया सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा इन द 19th सेंचुरी। तो आपको ऑब्वियस पता होना चाहिए कि जो बादशाहनामा था एक्चुअली और जो अकबरनामा था ये ओरिजिनली कौन सी भाषा में रहा होगा? पर्शियन लैंग्वेज। उसको ट्रांसलेट किया गया होगा। ट्रांसलेशन नेचुरल इंग्लिश भाषा में किया होगा, अंग्रेजी भाषा में किया गया होगा। तो उसका ट्रांसलेशन सबसे पहले कब पब्लिश हुआ? 19th सेंचुरी में। ठीक है। इन अर्ली 20th सेंचुरी अकबरनामा वाज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय हेनरी बीवरिज आफ्टर 2 years of hard labor। यहाँ आप सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हु ट्रांसलेटेड अकबरनामा इन 20th सेंचुरी? हेनरी बीवरिज। आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद। उसको बहुत सारे टाइम लगा। आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, बहुत लंबे समय लगा उसको ट्रांसलेशन में। इज इट क्लियर? यहाँ बच्चों क्लियर हो गए सारे बच्चों को? किसी बच्चों को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। किसी बच्चों को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं बेटा। ठीक है। अब आते हैं हम आइडल किंगडम पे। आप यहाँ पे पिक्चर में जहांगीर की पिक्चर भी देख सकते हो। आदर्श राज्य, आदर्श किंगडम है आइडल किंग में। ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि जो मुगल दरबार है, हमें कैसे पता चला कि भाई मुगल दरबार था? Chronicles. Yes, through their chronicles. The court chronicles drew up many sources to know show that the power of Mughal came into from God. अब कुछ राजा या कुछ क्रॉनिकल्स में ये पाया गया, ये लिखा गया उसमें कि जो मुगल किंग्स थे ना वो डायरेक्टली कहाँ से आए? गॉड से आए। तो मीन्स द किंग हैड अ डायरेक्ट रिलेशन विद द गॉड, ऐसा बोला गया है। उन क्रॉनिकल्स में ये बात बोली गई है कि जो किंग्स होते थे दे केम फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द गॉड। उन्हें भगवान ने भेजा इस पृथ्वी पर क्या करने के लिए? शासन करने के लिए। किनको? मुगल किंग्स को। ठीक है। वन ऑफ द लेजेंड दे नरेटेड वाज दैट ऑफ द मंगोल क्वीन अलानकुआ हु वाज impregnated by ray of sunrise while resting on her tent। ठीक है। The offspring she bore carried this divine light and passed it from generation to generation। कहते कि offspring जब था वो, तो उसको ये डिवाइन लाइट मिल गई। ये वो कहाँ थी? कहाँ थी वो? एक सूर्य की प्रकाश के नीचे वो थी, बैठी हुई थी जब वो रेस्ट कर रही थी। तो जब उसको कहते कि जब उसको बच्चा होने वाला था, शी बोर कैरिड द डिवाइन लाइट, उसको ये डिवाइन लाइट मिली, दैव्य शक्ति मिली। और ये इट पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये एक फेबल, एक स्टोरी है, ऐसी मानी जाती है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डिवाइन लाइट was transmitted to the king who then became the source of spiritual guidance of the subject। और ये जो डिवाइन लाइट था वो इससे
ट्रांसफॉर्म हुई, किसके पास चली गई? किंग के पास चली गई। और किंग क्या बन गया? स्पिरिचुअल गाइडेंस ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि आध्यात्मिक गुरु बन गया। किसका? अपने सब्जेक्ट यानी कि अपनी प्रजा का। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, घबराओ नहीं। इसमें क्या बताया गया है कि जो मुगल कोर्ट था उसमें जो मेन सोर्स है क्रॉनिकल्स से। इन क्रॉनिकल्स में मुगल किंग को क्या बताया गया कि वो डायरेक्टली गॉड से रिलेटेड थे, यानी कि इस पृथ्वी पर जो किंग आए हैं वो रूल करने के लिए आए, ठीक है। और इन राजाओं के पास डिवाइन लाइट था। डिवाइन मतलब दैवीय शक्ति थी इनके पास, दैवीय प्रकाश था, ऐसा बोला जाता है। और ये दैवीय प्रकाश कहाँ से आया था? एक मंगोल क्वीन के द्वारा, ऐसा माना जाता है। उसने एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे चला गया, ठीक है। और जब राजा था उसके पास जब डिवाइन लाइट आ गई, यानी कि दैवीय प्रकाश आ गया, तो वो क्या करता था? वो अपनी प्रजा के लिए आध्यात्मिक गुरु बन गए। कौन? राजा। और अपनी प्रजा को वो क्या कर रहे हैं कि मैं इस पृथ्वी पर आया हूँ, शासन करने के लिए आया हूँ। और किसने मुझे भेजा है? मुझे ईश्वर ने भेजा है, मुझे गॉड ने भेजा है। नाउ इज क्लियर? क्लियर हो गया? अब जो मुगल, हाँ, मुगल जो पेंटिंग्स थी ट्रांसमिटेड दिस आइडिया इन ए वे दैट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन द माइंड ऑफ व्यूअर। तो जो डिवाइन किंग की जो थ्योरी थी उनकी पेंटिंग्स में भी शो होती है। यू कैन सी इन द मुगल, देखो अगर आपकी बुक में दिया होगा कि जो जहांगीर है उसके पीछे एक चांद, एक प्रकाश दिख रहा है, दिख रहा है ना प्रकाश, वो दैव्य प्रकाश था। उन्होंने पेंटिंग्स में दिखाया अपनी। और आपको पता है कि जहांगीर का जो शासनकाल था पेंटिंग का काल था, तो पेंटिंग्स जहांगीर के समय में बनी है बच्चों। तो पेंटिंग्स में ये दिखाया गया कि किंग क्या है? द किंग हैविंग डिवाइन लाइट, उसके पास दैवीय प्रकाश है। दैवीय प्रकाश कहाँ से आया है? ईश्वर ने उसको दिया है, गॉड ने उसको दिया है। और मैं अपनी प्रजा के लिए क्या हूँ? एक आध्यात्मिक गुरु हूँ, जो ये बता रहा हूँ कि मेरे पास आदर्श दैवीय शक्तियाँ हैं। इज इट क्लियर? पिक्चर से आपको समझ में आ गया? आई होप बच्चों से क्लियर हुआ होगा। Yes, ma'am. ओके। मुगल पेंटिंग्स आपको बता जी, मुगल आर्टिस्ट फ्रॉम 17th सेंचुरी ऑनवर्ड बिगेन टू पोर्ट्रेट एम्परर वियरिंग हेलो, विच दिस हेलो मींस गोल, आप देख रहे हो पेंट कर रहे हैं, है ना। सिर के ऊपर एक गोल सा आपको दिखाई दे रहा है, तो वो हेलो होता था। विच दे सॉ ऑन यूरोपियन पेंटिंग ऑफ क्राइस्ट। तो ये उन्होंने कहाँ देखी थी? ये उन्होंने यूरोपियन पेंटिंग्स में देखा था। एंड द वर्जिन मैरी टू सिंबॉलिक्स ऑफ लाइफ ऑफ गॉड, तो ये ईश्वर की का प्रकाश है, दैवीय प्रकाश है। इस तरह से 17th सेंचुरी में जो पेंटिंग्स बनी हैं उसमें दिव्य प्रकाश दिखाकर उनके पीछे क्या दिखाया गया है? एक हेलो दिखाया गया। हेलो मीन्स अ राउंड शेप, है ना। एक हिंदी में क्या दिया है हेलो को? वर्ड क्या दिया हुआ है हिंदी में? हाँ, तो ये क्या था? एक सिंबल था, ठीक है। इज इट क्लियर? यह सब बच्चों क्लियर हो गया? तो दैवीय प्रकाश का, दैवीय प्रकाश का मतलब क्या था कि किंग हैड अ कनेक्टिविटी विद गॉड। राजा की किससे कनेक्टिविटी थी? गॉड से। और वो भगवान नहीं है, लेकिन वो भगवान का प्रतिनिधि है जो इस पृथ्वी में क्या करने के लिए आया होगा? शासन करने के लिए आया होगा। आई होप ये क्लियर हो गया सब बच्चों को। ओके। Yes. ओके, अब हम पढ़ते हैं कि मुगल आइडल ऑफ किंगशिप, यानी कि मुगलों का राजस्व सिद्धांत, ऐसा कुछ लिखा है, राजतंत्र सिद्धांत कुछ लिखा है, ठीक है। तो हाँ, तो ऑफिशियल क्रॉनिकल्स कौन से हैं? अकबरनामा। अकबरनामा में मुगल किंगशिप के बारे में बताया गया है। अकबरनामा में, अकबरनामा एक ऑफिशियल क्रॉनिकल है जिसमें अकबरनामा के मुगल किंगशिप एज द हाईएस्ट स्टेशन इन द हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्ट रिसीविंग द लाइट एमिनेंट फ्रॉम द गॉड। तो ये बताया गया है, नहीं मिला बुक में? मिल गया? किंगशिप थ्योरी देखो, किंगशिप थ्योरी इट इज गिवन इन द बुक बेटा। किंगशिप थ्योरी होगी, राजस्व सिद्धांत होगा अकबर का। इसमें जो हाईएस्ट पोजीशन किसकी है? राजा की है, ठीक है। और वो रिसीविंग द एमेंडिंग फ्रॉम द गॉड, उनको कहाँ ऑब्जेक्ट्स कहाँ से मिले? इन ईच एंड एवरी मुगल पेंटिंग्स द डिवाइन लाइट हैज बीन शोन जस्ट बिहाइंड द हेड ऑफ द एम्परर। तो एम्परर के सिर के पीछे, एम्परर के सिर के पीछे ये बताया गया है कि एक हेलो शेप बनाई गई है।
दिया हुआ है, आइडल किंगडम में ही है वो नीचे, ठीक है। तो ईच एंड एवरी मुगल पेंटिंग में क्या दिखाया गया है, द डिवाइन लाइट हैज बीन शोन जस्ट बिहाइंड द हेड ऑफ द एम्परर। आप इसको लिख भी सकते हैं बुक में कहीं अगर नहीं मिला है। इन ईच एंड एवरी मुगल पेंटिंग्स द डिवाइन लाइट हैज बीन शोन in each and every painting, Mughal painting, the divine light has been shown just behind the head of emperor. मुगल दरबार के प्रत्येक चित्रकारी में just behind the head of the emperor, मुगल दरबार के प्रत्येक चित्रकारी में राजा के सिर के ऊपर दैवीय प्रकाश दिखाया गया है। अब आ जाते हैं हम उसके यूनिफाइंग फोर्स पे। टॉपिक आया यूनिफाइंग फोर्स, है ना। यूनिफाइंग फोर्स का मतलब क्या होगा, एकजुट, ठीक है। तो मुगल क्रॉनिकल्स आल्सो नरेट एम्पायर यूनिफाइंग फोर्स वेयर डिफरेंट रिलीजन कम्युनिटी लिविंग इन हार्मनी। तो यूनिफाइंग फोर्स का मतलब क्या है कि जहाँ पे इंडिया में डिफरेंट काइंड ऑफ क्या थे, रिलीजन थे, और इन रिलीजन को एकजुट किया गया, ठीक है। और द आइडियल ऑफ सुलेकुल वाज इम्प्लीमेंटेड टू स्टेट पॉलिसी। तो सुलेकुल की पॉलिसी लगाई गई। सुलेकुल का मतलब था कि जहाँ पे डिफरेंट रिलीजन है और सब शांतिपूर्वक रह रहे हैं, पीसफुली रह रहे हैं, उसको हम क्या बोले, सुलेकुल, ठीक है। सुलेकुल को इम्प्लीमेंट किसने किया था, बादशाह, राजा ने। कौन से, अकबर ने। सुलेकुल का मतलब पीस, शांति, शांति स्थापित करना, पीस स्थापित करना। इज इट क्लियर। सुलेकुल का मतलब क्या था, यूनिफाइंग फोर्स था, हाँ। implemented on state policy where all the religion they live together, ठीक है। अब जो मुगल जो क्रॉनिकल्स थे उसमें कौन कौन लोग थे, मैनी डिफरेंट एथनिक पीपल लिव्ड, हिंदूज थे, जैन्स लोग थे, जोरास्ट्रियन लोग थे, मुस्लिम लोग थे। एज ए सोर्स ऑफ ऑल पीस एंड स्टेबिलिटी एम्पायर स्टूड अबव ऑल द रिलीजन। यानी कि एम्पायर ने इन सब धर्मों से ऊपर उठ गया, राजा जो है इन धर्मों से सब ऊपर उठ गया और कहा सब एक बराबर हैं। और क्या कहा, ताकि वो क्या स्टेब्लिश कर सके, पीस एंड स्टेबिलिटी। अगर वो पीस एंड स्टेबिलिटी नहीं लाता तो हो सकता है आपस में क्या होता रहता, उनकी लड़ाई झगड़ा होता रहता। तो राजा ने क्या कहा कि मैं इन सब से ऊपर उठ गया हूँ और इन धर्मों से ऊपर उठ गया हूँ, और हम क्या स्टेब्लिश करेंगे, शांति और स्थिरता, पीस और स्टेबिलिटी को मेडिनेटेड अमंग देम एंड एंश्योर जस्टिस एंड पीस प्रिवेल, ताकि क्या प्रिवेल हो सके, न्याय और पीस। तो सुलेकुल का मतलब क्या हो गया, न्याय और पीस, है ना। सुलेकुल का मतलब क्या हो गया, न्याय और पीस, जहाँ पे सभी धर्म के लोगों को क्या किया गया, एकजुट किया गया, और कहा कि इन धर्मों से ऊपर क्या है, पीस और स्थिरता है। तो उसको लागू करने के लिए हम सबको क्या करना होगा, हमें शांति लानी होगी, हमें न्याय लाना होगा। इज इट क्लियर। अब अबुल फजल के, अब सुलेकुल पे क्वेश्चन आ जाता है बेटा एग्जाम में। सुलेकुल का मतलब क्या, एब्सोल्यूट पीस, शांति। Abul Fazl described ideal of Suleikul absolute peace as a cornerstone of enlightened ruler. In Suleikul, all religion and school of thought had freedom of expression, but on condition they did not undermine the authority of state or fight among themselves. कि उन्हें आपस में क्या नहीं करना है, आपस में झगड़ा नहीं करना है, उनको अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है। यानी कि सभी धर्म है, सभी धर्म एक बराबर है, सभी को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है, परंतु उनको आपस में क्या नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, और क्या बनाए रखना है, पीस बना के रखनी है, शांति बनाए रखनी है। दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सुलेकुल। और एब्सोल्यूट फ्रीडम, तो एब्सोल्यूट फ्रीडम में क्या कहा गया कि ईच एंड एवरी रिलीजन या स्कूल ऑफ थॉट दे हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस, बट दे शुड नॉट फॉट विथ ईच अदर। बट उनको आपस में क्या नहीं करना है, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। इज इट क्लियर। Ideal of Suleikul was implemented through the state policies. तो राजा की राज्य नीति के अनुसार इस नीति को लागू किया गया। कौन सी नीति को, सुलेकुल नीति को क्या किया गया है, लागू किया गया है, जिसमें नोबिलिटी, नोबिलिटी मतलब कुलीन लोग, दरबार के लोग,
तो अब देखो अकबर के दरबार में डिफरेंट लोग आने लगे। कौन कौन है? ईरानी, तुरानीज, अफगान, राजपूत, दक्कन के लोग, of all whom were given positions, awards purely on the basis of their service and loyalty of the king। यानी कि अकबर, आपको जैसे मैंने जब शुरू में अकबर पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बोला था ना कि अकबर का जो शासन था वो सुदृढ़ीकरण का शासन था, मजबूती का शासन था। और अकबर इस बात को अच्छे से जानता था कि यदि मुझे अपना ये साम्राज्य मजबूत बनाना है तो मुझे सबको एक साथ लेकर चलना है। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने सबको एक साथ लेके कैसे चला? उसने ईरानियों को भी अपनी सेना में मिला लिया, तुरानियों को मिला लिया, अफगानों को मिला लिया, राजपूतों को मिला लिया, दक्कन के लोगों को मिला लिया। और उनको पोजीशन जो दी जाती थी वो उनको उनके टैलेंट पर, उनके सर्विस पर और या उनकी लॉयल्टी पे कि वो राजा के प्रति कितने वफादार हैं, उसके आधार पे उनको पोजीशन दी जाती थी। क्लियर हो गया? या क्लियर हो गया? ओके। फर्दर अकबर, जैसे मैंने आपको बताया कि सुलेकुल था, सुलेकुल को दीन ए इलाही भी कहा जाता है। दीन ए इलाही, बुक में आपसे पूछ सकते हैं। सुलेकुल को किस नाम से जानते हैं? दीन ए इलाही के नाम से भी जानते हैं। और सुलेकुल का मतलब क्या था? एब्सोल्यूट पीस, है ना, शांति। शांति कैसे हो सकती थी? जब सब क्या हो जाएंगे? एकजुट हो जाएंगे। विभिन्न धर्मों के लोग क्या नहीं करेंगे? लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और उससे ऊपर उठ जाएंगे और क्या स्टैब्लिश करेंगे? पीस एंड स्टेबिलिटी। तभी शांति आ सकती थी। ठीक है, ऐसा किसने बोला? अकबर ने बोला। उसके लिए अकबर ने क्या किया? सभी धर्मों के लोगों को एकजुट किया और क्या किया? उसने दरबार में भी इस नीति को लागू कर दिया। उसने दरबार में कहा मेरे दरबार में सब लोग होंगे, चाहे वो ईरानी हो, चाहे वो तुरानी हो, चाहे वो अफगानी हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो दक्कन के हो, सब मेरे दरबार में बैठेंगे। और उनको पोजीशन कैसे दी जाएगी? उनकी उनकी सर्विस के आधार पे, वो कैसे अपनी सर्विस दे रहे हैं और वो किंग के प्रति कितने लॉयल हैं। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? किसी को कोई डाउट? ठीक है। फर्दर अकबर, अब अकबर ने क्या किया, देखो मैंने आपको बताया था कि पहले क्या होता था कि जो मुगल बादशाह होते थे वो क्या करते थे? वो टैक्स लगाते थे नॉन मुस्लिम्स पर, जो गैर मुसलमान लोग होते थे, है ना, जिम भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो जो गैर मुसलमान होते थे उन पे टैक्स लगाया जाता था। उस टैक्स को बोलते थे जजिया कर। ठीक है, तो जजिया कौन देता था? नॉन मुस्लिम। और पिलग्रिमेज, यानी कि जहाँ भी वो पिलग्रिमेज क्या होता है? तीर्थ यात्रा करना। तो तीर्थ यात्रा पर भी कर लगाया गया था इन 1563 एंड 64। तो अकबर ने क्या किया? 1563 और 64 में इन करों को हटा दिया, बैन लगा दिया, ताकि सब लोग क्या हो जाए? एकजुट हो जाए, ताकि मेरी प्रजा एक साथ रहे। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि मेरी प्रजा सब एक बराबर है, तो सब कोई भी टैक्स नहीं देंगे। हिंदू और मुसलमान क्या हो गए? बराबर हो गए। तो अगर मान लो कोई हिंदू अपने मंदिरों में जा रहा है तो उसको कोई किसी भी प्रकार का क्या नहीं देना होगा? टैक्स नहीं देना होगा, या उसको जजिया नहीं देना है। जजिया वाज अ काइंड ऑफ टैक्स विच वाज लेविड ऑन नॉन मुस्लिम्स। तो अकबर से पहले ये टैक्स लगाया जाता था, अकबर ने इनको खत्म कर दिया। क्यों खत्म किया? ताकि रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को, धार्मिक भेदभाव को खत्म किया जा सके। इज इट क्लियर? ये सब बच्चों क्लियर हो गया? ओके। Is it clear to all of you? Okay. Yes, ma'am. Instruction was sent to the officers to follow the precepts of सुलेकुल in administration। तो ऑफिसर्स को ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे कि भाई तुम्हें ये फॉलो करना ही है, सुलेकुल के देखते हुए, सुलेकुल को देखते हुए। इज इट क्लियर? यहाँ सब बच्चों क्लियर हो गया? ओके। जो मुगल एम्प्रेस थे, दे गेव ग्रांट टू द सपोर्ट द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द पैलेस एंड द वर्शिप। अब जो मुगल बादशाह थे ना, वो ग्रांट यानी कि क्या देते थे? पैसा देते थे मंदिरों को बनाने के लिए। ठीक है, इवन व्हेन टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग वॉर, और जब युद्ध के समय में ये टेम्पल नष्ट हो गए थे और उनको रिपेयर करना होता था, तभी भी पैसा दिया गया था, as we know from reign of Shahjahan and Aurangzeb. However, during the reign of Aurangzeb, the jizya was reimposed on non-Muslim। लेकिन औरंगजेब ने अपने दादा की वो नीतियों को बदल डाला था। कौन सी नीतियों को? जजिया टैक्स, है ना, और पिलग्रिम टैक्स को तो औरंगजेब ने खत्म कर दिया था।
इज इट क्लियर? तो यहाँ आज को मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगी, यहाँ तक आपको मैंने समझा दिया अच्छे से। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। सोलेकुल क्या था? सोलेकुल का मतलब क्या था? एब्सोल्यूट पीस। कौन कौन लोग वहाँ रहते थे? कौन कौन से धर्म के लोग रहते थे? यस, हिंदू, जैन, जोरास्ट्रियंस एंड मुस्लिम्स, दे लिव्ड देयर। ठीक है। अब जो एम्परर थे उन्होंने क्या स्टैब्लिश किया था? पीस एंड स्टेबिलिटी। हाँ, और क्या कहा था? ईच रिलीजियस एंड एथनिक ग्रुप दे स्टूड अमंग, अपने धर्म से ऊपर उठ जाओगे आप, ताकि क्या स्टैब्लिश हो सके? पीस एंड स्टेबिलिटी, जस्टिस मिल सके, पीस मिल सके। ठीक है। देन जो सुलेकुल का आइडिया था वो किसने डिस्क्राइब किया है? अबुल फजल ने। उसमें क्या बोला उसको? एब्सोल्यूट पीस। ठीक है। और जो विभिन्न धर्मों के लोग हैं वो अपने धर्म की अभिव्यक्ति कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? अपने धर्म की अभिव्यक्ति कर सकते थे, बट उनको जो था आपस में क्या नहीं करना था? लड़ाई झगड़ा नहीं करना था। ठीक है। दिस वॉज अ काइंड ऑफ सुलेकुल। इसको हम क्या बोलते हैं? सुलेकुल। तो क्या अकबर ने सुलेकुल को अपने दरबार में लगाया था? Yes, ma'am. कैसे? Ma'am, in the Mughal court, it was comprising of Iranis, Duranis, Afghan, Rajputs, and Dakkans. यस। And he gave them positions and awards on the basis of service and loyalty. यस, अपने अपने सर्विसेज के बेसिस पे, लॉयल्टी पर वो उसको क्या करते थे? यस। आई होप यहाँ पे बच्चों को ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। तो क्या अच्छा एक चीज़ बताओ कि क्या औरंगजेब ने जजिया कर को लागू किया था दोबारा? औरंगजेब ने? Yes, yes, ma'am. यस बेटा, यस, औरंगजेब ने इसको री इम्पोज किया था। एंड व्हाट वाज जजिया कर? जजिया टैक्स क्या होता था? The tax on people. नॉन मुस्लिम पर जो टैक्स लगाया जाता था उसको क्या बोला गया है? जजिया कर बोला गया है। ठीक है बच्चों, अभी हटना नहीं, मैं आपके अटेंडेंस लूंगी यहाँ पे जो बच्चे जुड़े हुए हैं।